नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो आज 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने देश के लिए अच्छे नागरिक बनने का पूरा पूरा प्रयास करें। तो चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो लास्ट टॉपिक में जो है हमने अगस्त करंट अफेयर पढ़ा था राजस्थान का। ठीक है, इसके बाद में हम नेशनल और इंटरनेशनल भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम वापस से अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। प्राचीन काल चल रहा था, अपना प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। इसके अंदर हमने मौर्य काल तक पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल क्या होता है? मौर्य काल के बाद का जो काल है मौर्योत्तर काल कहलाता है। ठीक है, मौर्य काल के बाद का और गुप्त काल से पहले कौन कौन से शासक जो है वंश यहाँ पे उद्भव हुआ कुछ टाइम पीरियड के लिए, उनके बारे में जो पढ़ा जाता है वो मौर्योत्तर काल कहलाता है। इसमें हम शुंग वंश पढ़ेंगे, सातवाहन, शक, कुषाण, इंडो ग्रीक शासक जो बीच में आए थे, संगम काल वगैरह, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मौर्य काल का जो टाइम पीरियड है मौर्योत्तर काल का 185 बीसी से 319 एडी तक। क्योंकि आपको बताया था मैंने पहले, जब सबसे पहला जो वीडियो करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था गुप्त वंश, गुप्त संवत की स्थापना जो हुई थी 319 एडी में हुई थी। तो गुप्त संवत स्टार्ट हो जाएगा, गुप्त वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो 185 बीसी से 319 एडी के बीच में जो काल चला वो मौर्योत्तर काल था। इसमें सबसे पहले हम शुंग वंश पढ़ेंगे, फिर कर्ण, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और संगम काल में चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें तो बाण भट्ट जो है एक इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने हर्षचरित्र नामक एक किताब लिखी है। ठीक है, इनके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वैदत्त की हत्या की थी। जो हर्षवर्धन है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, तो हर्षवर्धन के टाइम पे जो बाण भट्ट थे उनके दरबार में थे। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित्र। वो किताब बताती है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अंतिम मौर्य शासक था वैदत्त, उसकी हत्या कर दी थी। तो एक तो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य अंतिम मौर्य वंश का शासक कौन था? वैदत्त। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो जो ये है बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपेक्षा करी, बौद्ध धर्म को प्रमोट नहीं किया और ब्राह्मण साहित्य को या ब्राह्मण जो धर्म है उसको ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया। कट्टर जो क्षत्रिय बोला जा सकता है इनको। ठीक है, तो इसलिए जो बौद्ध धर्म में इनकी अवहेलना की गई है, इनको दुश्मन बताया गया है। और ऐसा भी बोला गया है बौद्ध साहित्य में कि पुष्यमित्र ने 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था और पाटलिपुत्र के कुट्टारा या कुट्टाराम बिहार को तोड़ने का भी असफल प्रयास किया था। असफल प्रयास किया था, ये लाइन क्यों जोड़ी? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि जो बौद्ध धर्म था उस समय देखो कितना शक्तिशाली था कि इन्होंने तोड़ने का प्रयास तो किया पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन को जोड़ा गया है। फिर पुष्यमित्र शुंग ने अपने जो टाइम पीरियड है उसमें 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था और अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित थे उस समय पतंजलि। पतंजलि की किताबें भी आपको ध्यान रखनी है, योग दर्शन और योग सूत्र। ठीक है, महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी पे भी टीका जो है इसी टाइम पे जो लिखी गई थी महाभाष्य। तो 3 किताबें जो है आपको पतंजलि की ध्यान रखनी है। कौन सी 3 किताबें हो जाएंगी? योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। महाभाष्य किसकी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पे टीका लिखी गई है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा अष्टाध्यायी की जो टीका है पाणिनि महाभाष्य, उसका जो टाइम पीरियड है कौन से काल में किया गया है? तो ये आ जाएगा आपका शुंग काल में। अश्वमेध यज्ञ करवाया था इन्होंने, अभी बताया मैंने आपको अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो अयोध्या अभिलेख है वहां से मिलती है, और एक कालिदास की किताब है मालविका अग्निमित्र, वहां से ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। शुंग वंश के समय जो है इंडो ग्रीक, जिनको यवन बोला जाता है, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। तो इसकी भी जानकारी देने के कुछ स्रोत हमको पता चले, तो 3 प्रमुख स्रोत हैं। कालिदास के मालविका अग्निमित्र, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता। ठीक है, जो गार्गी संहिता है उसका विषय क्या है? ज्योतिष विद्या है। ठीक है, तो जो ये 3 जो ग्रंथ हैं, कालिदास की मालविका अग्निमित्र हो गया, आपका पतंजलि का महाभाष्य हो गया और गार्गी संहिता जो हो गई, इसमें हमको पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे या शुंग वंश के टाइम पे इंडो ग्रीक शासकों ने भारत पे आक्रमण किया था।
पुष्यमित्र शुंग नहीं, सॉरी, आप केवल शुंग वंश के टाइम पे इंडो ग्रीक ने किया था। तो ये जानकारी हमें इन 3 जगह मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो सातवाहन में सबसे पहले हम सिमुक जो संस्थापक है उसके बारे में बात करेंगे। सातकर्णी प्रथम हो जाएगा। हाल 17वें नंबर का गाथा सप्तशती, इनके दरबार में सर्वमन्वन और गुणाढ़ नहीं है आपको, ठीक है। सर्वदमन की कातंत्र और गुणाढ़ की वृहत कथा, गुणाढ़ की वृहत कथा पे क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी लिखी है और सोमदेव ने वृहत कथा चरित्र सागर की रचना करी। उसके बाद में गौतम पुत्र सातकर्णी आते हैं, इनकी आपको उसके बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलिमामी रुद्र दामन से 2 बार पराजित हुए। मैं वापस करेक्ट कर रही हूँ अपने आप को। शक शासक थे, रुद्र दामन से 2 बार पराजित हुए। प्रथम शासक जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं और पुराणों में इनको पुलोमा यज्ञश्री सातकर्णी। कौन सा शासक है जिनके सिक्कों पर जहाजों के चित्र मिलते हैं? तो वो शासक है यज्ञश्री सातकर्णी का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश की विशेषता क्या है। तो ये मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है। माता के आगे नाम का माता नाम के आगे सॉरी नाम के आगे माता का गोत्र लगता था। जैसे पितृ सत्तात्मक समाज होती है वैसे ही जो सातवाहन थे माता की वैल्यू ज्यादा थी उनके टाइम में, ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रचलन ज्यादा है। पुराणों में इन्हें आंध्र भारतीय कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कौन से सिक्के चलाए? सीसे के, जिनको पोटीन भी बोला जाता है। पोटीन के या सिक्के सीसे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो सातवाहनों को जाता है। और सबसे पहले सामंत व्यवस्था को जाने का जो श्रेय जाता है कि सामंत व्यवस्था किसने स्टार्ट करी, तो उसका श्रेय भी जो है सातवाहनों को ही जाता है, ठीक है। सातवाहन, सीसे और सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है। ठीक है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया। सामंती प्रथा का जो आरंभ है यहीं से माना जाता है और राजधानी जो हो जाएगी आपकी प्रतिष्ठान पैठण में हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो गई सातवाहन वंश की आपकी विशेषता हो गई। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासक की बात करें तो प्राचीन शाखा थी डेमेट्रियस, इसके संस्थापक थे शाकाल च्यालकोट और राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा हो जाएगा यूकेट्राइटस, इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो जो डेमेट्रियस है संस्थापक होता है वो जो है, और यहाँ पे होता है यूकेट्राइटस, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपना मिनांडर को, डेमेट्रियस का जो संस्थापक था वो मिनांडर होता है, मिनांडर सेकंड नंबर का होता है जिसको मिलिंद बोला है हमने। ये नागसेन बौद्ध भिक्षुकों के साथ वार्तालाप किए और इनकी किताब का नाम जो है मिलिंद पनो, विषय बौद्ध दर्शन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है नागसेन और बौद्ध भिक्षुकों के साथ वार्तालाप का जो एक किताब है उसका नाम है मिलिंद पनो, ठीक है। किसकी है? मिनांडर की है, ठीक है। मिलिंद पनो, मिलिंद नाम कर दिया, इस किताब का नाम भी क्या हो गया? मिलिंद पनो। इसका सब्जेक्ट क्या है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और फिर उसके बाद में यूकेट्राइटस जो संस्थापक थे सेकंड फेज के, उसमें जो है एंटियो लकीडास, ठीक है, ये आते हैं और ये अपना एक राजदूत भेजते हैं जो उसका नाम होता है हेलियोडोरस, जो कि मैंने आपको बताया था। हेलियोडोरस किसके दरबार में था? बागभद्र के दरबार में था। तो इंडो ग्रीक शासक कौन थे उस समय पे? थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं वापस से बताती हूँ। डेमेट्रियस संस्थापक था, ठीक है। और फिर उसके बाद में मेनांडर आता है। मेनांडर जो है ये यहाँ पे जाते हैं और नागसेन बौद्ध भिक्षु से वार्तालाप वगैरह करते हैं और इनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है मेनांडर को। और नागसेन और जो बौद्ध भिक्षुक है और मेनांडर, इन दोनों के बीच में जो जो भी बातचीत हुई है उस पे एक किताब है, उस किताब का नाम है मिलिंद पनो, जो कि कौन से दर्शन पे स्थित है, संबंधित है बौद्ध दर्शन से, क्योंकि नागसेन कौन सा है? बौद्ध भिक्षु है, ठीक है। यहाँ पे बात करें, यूकेट्राइटस संस्थापक थे सेकंड शाखा के, ठीक है। और ये सेकंड जो शासक होते हैं एंटियोलकीडास आते हैं और एंटियोलकीडास अपना दूत जो है हेलियोडोरस को भेजते हैं और वो भागभद्र के दरबार में, और फिर मैंने आपको बताया गरुड़ स्तंभ की स्थापना करते हैं यहाँ पे और भागवतन को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। हेमियस अंतिम इंडो ग्रीक शासक जो था हेमियस था, ठीक है। अब इंडो ग्रीक शासकों का योगदान क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि लेख युक्त सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो इंडो ग्रीक शासकों को जाता है और इंडो ग्रीक शासक ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो भी इंडो ग्रीक थे और उनपे जो लेख लिखने की जो स्टार्टिंग करी, लेख लिखना जो स्टार्ट किया, ठीक है, वो जो किसने किया? वो भी इंडो ग्रीक शासक ही थे। भारत में जो ज्योतिष जो विद्या है वो कहाँ से आई है? तो गार्गी संहिता के अनुसार भारत में जो ज्योतिष जो है उसके लिए यूनान का हम ऋणी है, ठीक है। मतलब हमने जो ज्योतिष जो सीखी है, ठीक है, वो कहाँ से सीखी? यूनानी से, इंडो ग्रीकों से सीखी है।
आज हम पढ़ते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो सप्ताह का जो प्रचलन आरंभ हुआ है वो भी हमने कहाँ से सीखा है, इंडो ग्रीक शासकों से ही सीखा है। भारतीय नाटकों पर जो प्रभाव है कि पर्दा गिर रहा है, और जैसे कैरेक्टर खत्म हुआ था पर्दा बंद होने लग गया, ठीक है। कैरेक्टर नाटक स्टार्ट हो रहा था पर्दा खुल रहा है, ठीक है। तो पर्दों पे यवनिका जिसको जो पर्दा बोला जाता है, ठीक है, उसका जो रंगमंच पे जो यूज किया गया है, नाटकों पे जो इसका प्रभाव है वो भी हमने कहाँ से सीखा है, इंडो ग्रीक शासकों से ही सीखा है। यूनानियों का हमारे भारतीय मसाले बहुत ही पसंद थे और इसमें काली मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद थी, जिनको इन्होंने क्या बोला है, यवन प्रिया। मतलब यवन को जो प्रिय है वो है यवन प्रिया। और किसको बोला है यवन प्रिया, काली मिर्ची को। तो इंपॉर्टेंट है, इनका योगदान इंपॉर्टेंट है। आपसे एक तो हेलियोडोरस पूछा जा सकता है, मिनांडर के साथ में जो किताब है नागसेन और मिनांडर की वार्तालाप के बीच में मिलिंद बनो, वो पूछी जा सकती है। और आपसे लेख युक्त सोने के सिक्के किसने शुरू किए, सोने के सिक्के किसने शुरू किए। ज्योतिष शास्त्र हमने कहाँ से लिया है, जो सप्ताह का प्रचलन है वो भी हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो ये जो है हमारे यूनानी शासकों ने हमारे यहाँ पे जो भी आक्रमण किया है, जो भी राज्य किया, ठीक है, उससे जो हमको प्रॉफिट मिला, जो उसका जो योगदान रहा है वो ये रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेख युक्त सोने के सिक्के वगैरह वाला। उसके बाद में हमने शुंग पढ़ लिया, कर्ण में ज्यादा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद में हमने सातवान वंश पढ़ लिया, सातवान के बाद में हमने इंडो ग्रीक पढ़ लिया, इंडो ग्रीक के बाद में हम पढ़ेंगे शक। शक वंश की बात करें तो ये मध्य एशिया से आई बर्बर जाति, मतलब बिल्कुल मारा काटी मचाने वाली जो जाति है, ठीक है, वो है ये। यूची कबीले ने इन्हें पराजित किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, शकों को किसने पराजित किया, यूची कबीलों ने। चीनी साहित्य में शकों को साई और साईवांग कहा गया है और भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा गया है। डेरियस का जो किताब है नक्श रुस्तम, उसके अभिलेखों में शकों का उल्लेख मिलता है। शकों में भारत के केंद्र कौन कौन से थे, भारत में कहाँ कहाँ शकों ने अपने पैर जमाए, तो तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन हो जाएंगे। और सबसे प्रसिद्ध जो शक शासक है उसका नाम हो जाएगा आपका रुद्र दामक, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध शासक हो जाएगा, इसने वशिष्ठ पुत्र पुलिमावी को 2 बार पराजित किया, ठीक है। वापस करेक्शन हो जाएगा, वहां पे जो गलत बोला था मैंने, ठीक है, तीसरी बार करेक्शन करवा रही हूँ। वशिष्ठ पुत्र पुलिमावी को 2 बार पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। सुदर्शन झील अब हम पढ़ेंगे किसने कहाँ से स्टार्ट किया, चारों पांचों चीजें आएंगी अभी सुदर्शन झील के बारे में आगे आएंगी, ठीक है। तो कौन सा अभिलेख बताता है, तो जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, किसने, रुद्रदामन ने, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक है। पहला और बड़ा अभिलेख बात करें संस्कृत भाषा का, वो कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख। शकों ने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए थे, ठीक है। और चांदी के जो सिक्के हैं वो शकों की विशेषता है, ठीक है। अभी हमने पढ़े सीसे और पोर्टन, वो सातवानों की थी, और चांदी के सिक्के शकों की। सोने के सिक्के किसने शुरू किए, इंडो ग्रीक ने, ठीक है। सबसे ज्यादा आ जाएंगे आपके गुप्त में, पर स्टार्टिंग किसने की, सोने के सिक्कों की, गुप्तों ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीसा, चांदी और सोना, ठीक है, तीनों पढ़ लिए अभी अपन ने। रुद्र सिंह थर्ड की बात करें तो अंतिम जो शक शासक था वो था रुद्र सिंह थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका शकवंश भी कंप्लीट, ठीक है। तो शकों में हमने बता दिया यूची कबीले ने पराजित किया। साई और साईवान चीनी साहित्य में बोला गया है, भारतीय साहित्य में सीतियान बोला गया है। भारत में इनका केंद्र जो था तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन था। सबसे प्रसिद्ध शासक थे रुद्रदामन, पुलुमावी को 2 बार पराजित किया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, जो कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। चांदी के सिक्के शकों की विशेषता है, ठीक है। और अंतिम शासक था रुद्र सिंह थर्ड। अब आ जाओ कुषाण। कुषाणों की बात करें तो ये मध्य एशिया के यूची कबीले से थे, इनकी शाखा कई चुआंग थी और कुजुल कटफिशस इसका संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखना, कुषाण किसके संस्थापक थे, सॉरी, कुषाणों का संस्थापक कौन था, कुजुल कटफिशस। इसने प्रथम कटफिशस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा आएगा आपका इंपॉर्टेंट विम कटफिशस, इसको दूसरा कटफिशस कहा जाता है। भगवान शिव का अनुयायी थे, उपाधि महेश्वर की उपाधि ली इन्होंने। देखो भगवान के थे तो महेश्वर की उपाधि ली। सिक्कों पे भी त्रिशूल, नंदी, डमरू वगैरह इनके चित्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट शासक कनिष्क, ठीक है। इस वंश का सबसे महान शासक था। राज्याभिषेक जो हुआ 78 एडी में, इसलिए इसको शक संवत भी कहा जाता है। शक संवत आरंभ हुआ, राजधानी पुरुषपुर और जिसको पेशावर बोलते हैं और मथुरा बनाई इन्होंने। कल्हण जो है अपने राइटर है, ठीक है, उन्होंने कल्हण की राज तरंगणी के अनुसार इसने कश्मीर पे आक्रमण किया और वहां पे कनिष्कपुर नामक शहर बसाया।
इंपॉर्टेंट किताब है राजतरंगिणी, किसकी है? कल्हड़ की। ये बताती है कि कश्मीर पे जो है कनिष्क ने आक्रमण किया था और एक कनिष्कपुर नामक जो है शहर बसाया था, और पाटलिपुत्र पे भी इसने आक्रमण किया था। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र से बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनु का मुर्गा और अश्व घोष जो है ये सब चीजें लेकर आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अश्व घोष की कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, क्योंकि अश्व घोष को लेकर आए थे तो अश्व घोष का नाम आ गया, तो हम थोड़ा सा इनकी बुक्स पे नजर डाल लेते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र, इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे ध्यान रखूंगी कि ये कुछ कटे नहीं। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, सूत्रालंकार। ठीक है, तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। नागार्जुन एवं चरक इसके दरबार में थे, चरक संहिता जिन्होंने लिखी है, और नागार्जुन जिनकी किताब है माध्यमिक कारिका, वो भी जो है उनके दरबार में थे। किसके दरबार की बात हो रही है? कनिष्क की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में श्रुश्रुत इनके दरबार में थे, जिन्होंने श्रुश्रुत संहिता लिखी है, और शल्य चिकित्सा। कनिष्क ने मध्य एशिया पे अधिकार कर लिया था, जो कि रेशम मार्ग का था एक बहुत बड़ा, भारत का रेशम मार्ग पे अधिकार हो गया था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मौर्य काल भारत का स्वर्णिम काल था। ठीक है, अगर हम आर्थिक दृष्टि से या फिर ट्रेड और कॉमर्स की दृष्टि से हम देखते हैं, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से देखते हैं, तो जो मौर्यतर काल था सबसे स्वर्ण काल था, क्योंकि रेशम मार्ग पे हमारा अधिकार हो गया था। कनिष्क ने मध्य एशिया तक अपने अधिकार कर लिया था, तो सारा जो भी पैसा होता था सारा जो है भारत की तरफ ही आ रहा था। कनिष्क ने पंचायों के नेतृत्व वाली चीनी सेना को भी पराजित किया था, और इसके सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी। कनिष्क महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और बौद्ध संगति का भी आयोजन करवाता है। हमने पढ़ा था चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन करवाता है। कनिष्क के बाद में आता है हुविक्ष, भगवान विष्णु का ये अनुयायी था। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो कनिष्क को आपको ध्यान रखना है। अब कुषाणों की विशेषता क्या थी? देखो, सोने के सिक्के चलाए, हमने पढ़ा इंडो ग्रीक जो शासक थे उनकी देन थे सोने के। पर अगर आपसे पूछता है शुद्ध सोने के सिक्के, तो वो कैसी विशेषता हो जाएगी? कुषाणों की। ठीक है, कुषाणों की ध्यान रखना है आपको। कुषाणों के शासक मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे। सिले हुए कपड़े जो पहनते हैं अभी हम, चमड़े के जूतों का प्रयोग जो भी हम करते हैं, घोड़े की लगाम लगाना, ये सब हमने कहाँ से लिया है? कुषाणों से लिया है। जब हम आगे गुप्त काल पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे आपको कि कुषाण शासक अपने आप को देवी पुत्र देवप्रिय उपाधि धारण किया करते थे। ठीक है। अब जो मौर्योत्तर काल है अपने व्यापार वाणिज्य के लिए जाना जाता है, तो सबसे पहले हम व्यापार वाणिज्य के बारे में ही नजर डालेंगे। ठीक है, व्यापार वाणिज्य का स्वर्ण काल था। क्यों? रेशम मार्ग पे नियंत्रण था हमारा पूरा पूरा। रोम साम्राज्य अपने चरम पे था, और भारतीय रोम साम्राज्य के साथ व्यापार करते। मुद्रा प्रणाली विकसित हो गई थी। दक्षिण भारत से समुद्री व्यापार भी होता था हमारे यहाँ पे, और दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अरिकामेडु जो पांडिचेरी है। ठीक है, उससे रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, और 46 एडी में हिप्पालस ने व्यापारिक भवनों की खोज कर ली थी, जिससे जो व्यापार में जो बाधा आती थी, जिससे लोग समुद्री यात्रा नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इन्होंने व्यापारिक भवनों की खोज कर ली थी हिप्पालस 46 एडी में। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक भवनों की खोज किसने की? हिप्पालस ने। कब की? 46 एडी। एडी भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका हो जाएगा व्यापार वाणिज्य में क्यों हमारा स्वर्ण काल था। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मौर्योत्तर काल व्यापार वाणिज्य का स्वर्णिम काल कहलाता है। सॉरी, अभी तक गला ठीक नहीं हुआ है, तो माफी चाहूंगी, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। मौर्योत्तर कालीन कला के बारे में हम बात करें तो ये आरएस के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री के हिसाब से भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, और मेंस के हिसाब से भी आप देख लीजिए, दोनों वैसे क्वेश्चन ज्यादा जो है मेंस में आता है। मौर्योत्तर काल में विभिन्न मूर्तिकला शैलियों का विकास हुआ था। मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ हो गया था, लेकिन उसमें सुंदरता और तकनीक का भी अभाव था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मूर्तियां तब भी बनती थी, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हमें सिंधु घाटी सभ्यता से, पर मूर्तियों के अवशेष मिले हैं हमको। ठीक है, तो इससे पता तो चलता है कि मूर्तियां तो बनती थी, पर उसमें जो एक
भावना का जो अभाव था एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि आप उसमें भावना तब आती है जब आप उसको बिल्कुल उस भावना से उसको बनाते हो, ठीक है। तो सुंदरता और तकनीकी का अभाव था। मौर्योत्तर काल में रोम, ग्रीक और पारसी प्रभाव जो है बड़ा। कुषाण सातवाहन शासकों ने मूर्तिकला को संरक्षण दिया। तीन शैलियां पढ़ेंगे हम मूर्तिकला की: गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती। गांधार शैली की बात करें तो इस मूर्ति शैली को कुषाणों ने संरक्षण दिया था। तो यहाँ जो मैंने आपको येलो टिक लगा रखा है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है प्री के हिसाब से, है ना। तो या फिर जो भी राजस्थान से जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, ठीक है, कोई से भी पेपर है राजस्थान के या बाहर के कहीं के भी पेपर हो, हिस्ट्री हर विषय हर एग्जाम में आने वाला एक विषय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस मूर्तिकला शैली को कुषाण शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। इस शैली पे ग्रीक, रोम, फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहते हैं। गांधार शैली की बात हो रही है। इस शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां अधिक बनी है। तो आपसे पूछा जाता है कौन सी शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां ज्यादा बनी है? गांधार शैली। सर्वाधिक मूर्तियां कौन सी बनी है? गांधार शैली में भगवान बुद्ध की, ठीक है। भगवान बुद्ध को बिल्कुल यूनानी देवता अपोलो के समान बताया गया है। अच्छा बॉडी वाला बनाया गया, मूर्ति को शारीरिक संरचना पे विशेष बल दिया गया है। बलिष्ठ शरीर बनाया गया है, भगवान बुद्ध को घुंघराले बालों में बताया गया है, ठीक है। और ज्यादातर मूर्तियां जो है खड़ी अवस्था में है। यथार्थवादी और भौतिकवादी मूर्ति शैली है और मूर्तियों पर कपड़ों का अंकन किया गया है। तो ये गांधार शैली की विशेषता है आपकी, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनकी जो विशेषता है ये ध्यान रखना: कपड़ों का अंकन, भौतिकवादी, यथार्थवादी, खड़ी है, शारीरिक संरचना, अपोलो की मुद्रा में। प्री के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है या फिर बाकी जो, ये तो मेंस के हिसाब से पूरा बता रही हूँ, पर जो और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी हुई है, तो वो बनी हुई है गांधार शैली में, ठीक है। और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां अधिकतर जो बनी हुई है वो किस में बनी हुई है? गांधार शैली में बनी हुई है। उसके बाद अपनी मथुरा मूर्ति शैली स्वदेशी मूर्ति शैली है। राजकीय संरक्षण प्राप्त था लेकिन वास्तविक विकास लोक कला के रूप में ही हुआ है। राजा वगैरह ने संरक्षण तो दिया था, पर जो वास्तविक रियल जो डेवलपमेंट हुआ है वो लोगों ने सपोर्ट करके ही इसको बनाया गया है। जैसे गांधार में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, ये बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। पहली मूर्ति जो है मथुरा शैली में, जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनी है ना, वो पहले जो बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो देखो दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि सर्वाधिक मूर्तियां भगवान बुद्ध की कौन सी शैली में बनी हुई है? तो गांधार में। पर भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति कौन सी शैली में बनी हुई थी? मथुरा शैली में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आध्यात्मिक मूर्ति शैली है। इसमें भगवान बुद्ध को दुबला पतला दिखाया गया है, चेहरे पे चमक है, अत्यधिक तेज दिखाया गया है। अधिकतर मूर्तियां पद्मासन अवस्था में बनाई गई हैं और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है इन मूर्तियों का, जो मथुरा शैली है उसका, मथुरा, सारनाथ और सांची में है। उसके बाद में आते हैं अमरावती शैली पे। इस शैली को राजकीय संरक्षण प्राप्त था लेकिन वास्तविक विकास जो है ये भी लोक कला के रूप में हुआ। इसमें भी जो है हिंदू, बौद्ध, जैन और गैर धार्मिक मूर्तियों का निर्माण हुआ और सातवाहन शासकों ने इनको संरक्षण दिया। संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसके केंद्र हो जाएंगे अमरावती, घंटसाल और नागार्जुन कोंडा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे लाइव आने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद।